हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन और मिक्सचर को अलग करने की अनेक विधियाँ होती हैं। किसी भी मिश्रित पदार्थों को अलग करने की विधि को हम सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन विभिन्न मिश्रित रासायनिक केमिकल कंपाउंड को अलग अलग करने को कहते हैं। सेपरेशन के अंतर्गत विभिन्न केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड आते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी, प्रिसेप्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस ईटीसी। इस विधि के आधार पर किसी भी रासायनिक यौगिक को अलग अलग किया जा सकता है। यहाँ तक कि सेल्स में विभिन्न तत्व, वायरस आदि को भी पृथक किया जा सकता है। प्रिंसिपल की हम बात करें यहाँ पे तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है रोटर तथा मोटर उपस्थित होती है। अपेक्षिक अपकेंद्रण बल जो होता है का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है आरपीएम, रेडियस ऑफ रोटर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आरसीएफ बराबर W/R बटे 1980। तो यहाँ पे W/R बटे T 30। जब किसी होमोजिनेट को अपकेंद्रण यंत्र में घुमाया जाता है तो कोशिकीय घटक अपने अवसादन गुणांक के अनुरूप परख नली के पैंदे में एकत्रित हो जाते हैं। बड़े आकार के पार्टिकल का अवसादन पहले होता है, जबकि छोटे आकार के पार्टिकल का अवसादन बाद में होता है। अपकेंद्रण में उपकोशिकीय घटकों का अनेक आकार, आकृति एवं घनत्व के अनुसार यांत्रिक रूप से पृथक्करण होता है। एक होमोजेनेट में अलग अलग आकार के कणों का वितरण समांगी रूप से होता है। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर समानतः सेंट्रीफ्यूज जो होता है में एक रोटर होता है जो पूर्णतः फ्रिक्शन लेंस होता है। यह रोटर मुख्य एक्सिस से जुड़ा रहता है तथा साइड से 4, 6 तथा ट्यूब होल्डर बकेट हेड से जुड़े रहते हैं। इन ट्यूब होल्डर में को ग्लास ट्यूब में रखते हैं तथा पूरी मशीन का ऊपर से कवर रहता है। यह मशीन ऑटोमेटिकली रुकती है तथा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच लगी रहती है। पूरी मशीन 3 छोटे पायदान के रूप में स्टैंड पर लगी रहती है, स्टैंड पर रखी रहती है। इन्हीं संरचनाओं के आधार पर सेंट्रीफ्यूज मशीन कई प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज की हम बात करें तो स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज, दूसरा है लार्ज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज एंड तीसरा है हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज और चौथा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज के बारे में। तो ये सेंट्रीफ्यूज छोटे तथा सस्ते होते हैं जो कई प्रकार के आकारों में होते हैं। इनका उपयोग छोटे छोटे सैंपल के कलेक्शन के लिए माइक्रोबायोलॉजी अथवा पैथोलॉजी लैब में किया जाता है। इनकी अधिकतम स्पीड 4000 से 6000 आरपीएम होती है। इनका उपयोग सामान्य जो रूप से तापमान पर किया जाता है। छोटे आकार के कारण इन्हें सेडिमेंटेशन के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। कुछ सेंट्रीफ्यूज को रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा कर लिया जाता है। बाकी प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ जो अधिक तापमान पर खराब होने वाले अन्य पदार्थ नष्ट न हो रखे जाते हैं। जब किसी विलयन का उपयोग करना होता है तब निकाल कर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरे नंबर की हम बात करें तो लार्ज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। यह सेंट्रीफ्यूज लगभग 6000 आरपीएम की गति वाली होती है। इसमें रेफ्रिजरेटर का जो रोटर होता है, चैम्बर उपस्थित होता है। इस सेंट्रीफ्यूज में 10 से 50 तथा 100 सेंटीमीटर आयतन वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का उपयोग किया जाता है तथा रोटर चैम्बर फिक्स कोण पर इंटरजेटेड
हो सकता है। रोटर स्थित स्पॉट पर स्थित होते हैं। इन सेंट्रीफ्यूज का उपयोग जो है यीस्ट, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस etc के रेडिमेंटेशन के लिए किया जाता है। यह क्या आता है, यहाँ पे डायग्राम की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इनर डिटेल इन सेंट्रीफ्यूज की बात की गई है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, चैम्बर है, ये मटेरियल है, यहाँ पे ये रोटर लगा हुआ है, ये मोटर है, ये रेफ्रिजरेशन है एंड ये वैक्यूम है। यह वस्तुएं अधिक तापमान पर खराब हो सकती हैं, परंतु रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज के अंदर यथावत रहती है। अधिक तापमान पर खराब हो जाती हैं, हो सकती हैं। वस्तुएं रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज के अंदर यथावत रहती है। हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज की हम बात करें तो यह सेंट्रीफ्यूज अत्यधिक गति पर कार्य करते हैं। इनमें स्विंग बकेट रोटर उपस्थित होते हैं। इनकी गति लगभग 2500 आरपीएम तक हो सकती है। इनका उपयोग जो है माइक्रोब्स के संग्रहण, सेल, ऑर्गेनेली तथा प्रोटीन के पृथक्करण के लिए किया जाता है। इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता है, अतः वायरस अथवा अन्य छोटे सेल जैसे राइबोसोम के पृथक्करण के लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की हम बात करें तो यह एनालिटिकल तथा प्रिपरेटिव दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज की गति लगभग 8000 आरपीएम की होती है। इन रोटर्स के चैम्बर में को ठंडा करके सील बंद कर दिया जाता है ताकि रोटर तथा वायु के बीच फ्रिक्शन उत्पन्न न हो। इस सेंट्रीफ्यूज में एक तापमान नियंत्रक यंत्र उपस्थित होता है जो लगातार तापमान तथा रेफ्रिजरेशन सिस्टम को नियंत्रित करता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में स्पीड के नियंत्रण तथा रोटर बैलेंस के लिए यंत्र लगा होता है। इसको किसी मजबूत कक्ष में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे ये डायग्राम है, उसको आप देख सकते हैं। ये डायग्राम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का। ये देखिए आप, यहाँ पे रोटर स्पीड लगी हुई है, यहाँ पे ये वैक्यूम है, यहाँ पे टेम्परेचर हुआ अपने शो कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लिड लगी हुई है, लिड और ऑपरेटिंग प्लस बटन्स लगी हुई हैं। यहाँ पे स्लाइडिंग लिड लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव स्टील है, पी है, प्रोटेक्टिव स्टील शील्ड लगी हुई है। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन यूनिट है, ये ऑटोमेटिक रोटर स्पीड एक्सेलेरेटर यूनिट है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज की गति 70,000 आरपीएम तक की गति पर कार्य करती है। इसमें एक मोटर रोटर रेफ्रिजरेटेड चैम्बर तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम भी उपस्थित होता है। ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया के दौरान कभी भी सैंपल को देखा जा सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार के ऑप्टिकल सिस्टम उपयोग में लाए जाते हैं। पहला है लाइट एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दूसरा है सिरेन सिस्टम, तीसरा है रेलाई इंटरफॉर्मेटिक मैट्रिक सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें हम यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि सेल का फ्रैक्सेशन जो होता है के अंतर्गत आती है। इस विधि में विभिन्न कोशिकीय घटक जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, लाइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, अंतःप्रदव्य जालिका एवं गोल्जी कॉइल etc को पृथक किया जा सकता है। सेल को तोड़ने के लिए विभिन्न तकनीक का यूज किया जाता है। इन तकनीकों का यूज सेल की प्रतिरोधी क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्यतः प्राणी ऊतक पादप की तुलना में आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। सेल के फ्रैक्शनेशन में निम्न विधियों का यूज किया जाता है। यकृत के होमोजिनेट का सर्वप्रथम कम स्पीड पर अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण नली में केंद्रक पैंदे में अवसादित हो जाते हैं। यह फैट सेडिमेंट फ्रैक्शन कहलाता है। समांगीकरण यदि अच्छा नहीं हो तो कुछ साबुत कोशिकाएं भी फर्स्ट सेडिमेंट में अवसादित हो जाती हैं। इसके ऊपर उपस्थित सुपरनाइट्रेंट फर्स्ट अन्य ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है तथा 2000 पर 15 मिनट तक अपकेंद्रण किया जाता है। सेडिमेंट सेकंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इनको बाद में जो है
क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किया जाता है। टिश्यू होमोजिनाइजेशन की बात करें हम तो यहाँ पे समांगीकरण में कोशिका झिल्ली को रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा तोड़ा जाता है, जिससे कोशिकी तथा उपकोशिकी घटक पृथक हो जाते हैं। तरल माध्यम में ऊतक का समांगीकरण निम्न विधि द्वारा किया जाता है। पहला है बायोग्रेडिंग, मोर्टार तथा पोस्टल में मिट्टी, एल्यूमिना अथवा ग्राउंड ग्लास के साथ पिसाई की जाती है। दूसरा है टेफ्लॉन पंगर की बात करें हम यहाँ प्लंगर की बात करें तो इसमें एक स्टील का सिलेंडर होता है जिसमें हाइड्रोलिक जैक के द्वारा स्टील पिस्टन गति करता है। बायोकेमिकल मेथड प्रोटियोलाइटिक एवं लिपोलाइटिक एंजाइम द्वारा कोशिका झिल्ली का पाचन होता है। कुछ विशेष प्रकार के सेंट्रीफ्यूगेशन, पहला है वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। इस अपकेंद्रण में छोटे पार्टिकल या उपकोशिकीय घटक आकार के आधार पर पृथक माध्यम से अधिक होता है। इस कारण पार्टिकल अपकेंद्रण ट्यूब के पैंदे आच्छादित हो जाते हैं तथा तरल इसके ऊपर जो है सुपरनेटेंट के रूप में उपस्थित होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की बात करें हम, सेंट्रीफ्यूगेशन इलेक्ट्रीशियन की बात करें हम तो इलेक्ट्रीशियन एक कौशलतात्मक तकनीक है जिसका आविष्कार लिंडाल ने किया था। इस विधि में कोशिकाओं को एक निलंबन माध्यम में एक संकरी द्वार के द्वारा प्रवेश कराया जाता है। इसमें अपकेंद्रित होती है कोशिका तथा निलंबन माध्यम के अभिकेंद्रीय गवाह के मध्य अंतक्रिया होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।